वेलकम टू आवर वीडियो। दिस इज आनंद दुबे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना कक्षा 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का क्या दोस्तों, संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक, आज हम संकुलन क्षमता को पढ़ने वाले हैं। तो यूपी बोर्ड से ही आज इस टॉपिक को क्लियर करा जाएगा जो कि एनसीईआरटी में है। तो सबसे पहले हम एससीपी और सीसीपी की संकुलन क्षमता को चेक करेंगे, जिसे फलक केंद्रित एक कोष्ठिका के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक, अब एक बात कि हम हमेशा की तरह एक शायरी से अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे कि तुम्हें लगता है कि दिन यूं ही बदल जाते हैं, कि तुम्हें लगता है कि दिन यूं ही बदल जाते हैं, तुम्हें क्या पता इसके चक्कर में कितनी आंखें पिघल जाते हैं। और तुम कहते हो ये काम तुम्हारे बाएं हाथ का है, तुम कहते हो कि ये काम तुम्हारे बाएं हाथ का है। बेटा कूद के कभी देखो इस युद्ध क्षेत्र में, अच्छे अच्छों के तेल निकल जाते हैं, अच्छे अच्छों के तेल निकल जाते हैं। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं बच्चों अपना सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है HCP और CCP में संकुलन क्षमता। अब सबसे पहली बात, यह संकुलन क्षमता क्या है। ठीक दोस्तों, तो बात करी जाए कि यह संकुलन क्षमता है क्या। तो हम जानते हैं कि ठोस के अंदर अवयव निविड़ संकुलित होते हैं। हमने एक विमा निविड़ संकुलन देखा, द्विविमा में निविड़ संकुलन देखा। एक विमा में निविड़ संकुलन जब होता है तो याद रखिएगा एक कण दो कणों से जुड़ा होता है, यानी उसकी उप सहसंयोजन क्षमता 2 होती है। इसी तरीके से हम जब द्विविमा में देखेंगे तो हमें खटकोणीय और वर्ग निविड़ संकुलन मिलेगा। तो इस तरीके से देखते हैं। और अगर हम जालकों को देखें तो हमें सबसे पहला आद्य घनीय एकक कोष्ठिका मिलती है, उसके बाद हमें क्या मिलती है, केंद्रित एकक कोष्ठिका के अंदर क्या क्या मिलती है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका मिलती है और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका मिलती है दोस्तों। तो ये 3 एकक कोष्ठिकाएं बेहद महत्वपूर्ण है, पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब आज का ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला आता है HCP और CCP। तो HCP और CCP यानी हेक्सा क्लोज पैकिंग और क्यूब क्लोज पैकिंग। ठीक दोस्तों, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें कौन सी एकक कोष्ठिका मिलती है, हमें फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका मिलती है। अब हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का निर्माण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का निर्माण बीच में कर दूं तो जिससे बेहतर हो समझाने में। ठीक, तो यहां पे कर देता हूं। देखिए एक हम एकक कोष्ठिका जो कि घन के रूप का ही होता है बना लेते हैं। ठीक दोस्त, देखिए ये देखिए यहां पे क्या बन गया दोस्तों, फलक एकक केंद्रित माफ करिएगा, ये आपका फलक एकक केंद्रित कोष्ठिका है। ठीक दोस्तों, देखिए यहां पे ध्यान से देखते रहिए। अब ये यहां पे, ठीक दोस्तों, ये यहां पे। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फलक एकक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोनों कोनों पे अवयवी कण होते हैं। ठीक दोस्तों, कहां कहां पे होते हैं, इन कोनों कोनों पर होते हैं। यहां पर होगा, 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 यहां पर होगा और यहां पर भी होगा, बिल्कुल होगा। ठीक दोस्तों, तो जिसके कोने कोने पर अवयवी कण उपस्थित हों दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फलक केंद्रित आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। अभी ये आद्य घनीय एकक कोष्ठिका बनी है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है कि आधा आधा अवयवी कण, आधा आधा अवयवी कण 6 फलकों पर हो। अब अगर आप कहेंगे कि बच्चों फलक क्या होता है, तो मैं आपको समझा दूं कि जैसे जैसे हमारे पास ये देखिए हमारी ये डायरी ये एक घन के रूप से हो सकती है, ध्यान से समझिए। तो इसमें अगर समझाना चाहूं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें 6 फलक कैसे होता है, आपने लूडो का पासा देखा है, उसमें 6 अंक होते हैं।
तो वो 6 अंक, इस हर तरफ एक एक अंक होता है, यानी जिस तरफ अंक होते हैं उन्हें हम फलक कहते हैं। तो एक फलक ऊपर हो गया, एक फलक नीचे हो गया, एक फलक इधर हो गया, एक फलक इधर हो गया, एक फलक ये हो गया और एक फलक ये हो गया। तो 6 फलक हैं, 6 फलकों पर आधी आधी हैं, आधी आधी, तो कुल कितने हुए? 6 आधी आधी, तो 6 का मतलब 3 परमाणु होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। 3 कहे हैं सर? अरे भैया एक एक कण इनके भी होते हैं और 3-3 कोने पे, तो यहां पे एक हो जाएगा आपका, ये देखिए एक यहां पे हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहां पर भी आधा कण लगाएंगे और यहां पर भी। मैंने इधर इसलिए लगाया क्योंकि सवाल हमारा इधर से बनना है। ठीक, अब हम थोड़ा सा नामकरण कर लें तो बेहतर होगा। हम इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको हम सी कह देते हैं, इसको हम डी कह देते हैं, इसको हम ई कह देते हैं, इसको हम एफ कहेंगे, इसको हम जी कहेंगे और इसको हम एच कहेंगे। दोस्तों अब याद रखिएगा किसी भी घन की एक भुजा को, किसी भी घन की एक भुजा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? ए से। किससे करते हैं? ए से। तो हर भुजा क्या है इसकी? ए है। ये वाली भुजा भी ए है, 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 ये वाली भुजा भी ए है और ये वाली भुजा भी ए है। इसी प्रकार से ये वाली भुजा भी ए है बच्चों। ठीक, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब हम यहां से एक नई विकर्ण का निर्माण कर रहे हैं। यहां से देखिए, यहां से एक नया विकर्ण का निर्माण हुआ। अब यदि अगर हम देखें तो हमारे पास एक त्रिभुज बन चुका है जो कि ए बी सी है। क्या है दोस्तों? ए बी सी। याद रखिएगा ये मतलब ये वाले जो आधे आधे कण हैं वो छवों तरफ होंगे। ठीक, तो इसमें परमाणु हमने इधर से ही लगाया क्योंकि थोड़ा अच्छा दिखे, और बाकी के चित्र आपको जैसे कि स्लाइड के बार बार आ रहे हैं सेम इसी तरीके से होगा। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कोने कोने पे थोड़ा कटा कटा है और बीच बीच में आधा कटा कटा है, तो इसी प्रकार से जो है क्या होता है? फलक केंद्रित एका कोष्ठिका होती है। ठीक दोस्तों, अब अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक त्रिभुज आ गया है। क्या आ गया है दोस्तों? हमारे पास एक त्रिभुज आ गया है जिसका नाम है ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए त्रिभुज एबीसी जो है दोस्तों वो क्या है? वो एक समकोण त्रिभुज है। वो एक समकोण त्रिभुज है। सर कैसे जान गए आप समकोण त्रिभुज है? अब बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। कैसे जान गए हम समकोण त्रिभुज है? देखिए, अगर मैंने अभी आपको अपने डायरी का उदाहरण दिया था, अगर मैंने आपको अभी अपनी डायरी का उदाहरण दिया था, तो डायरी के उदाहरण से आप समझिए कि ये जो है वो ऐसा है। ठीक, अगर हम मान लें कि ये वाला फलक है, ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं कि हमारा ये वाला फलक है। ठीक, ये वाला फलक है, ये जो आप फलक देख रहे हैं ये वाला फलक ये यहाँ पे है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दिया। देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन यहाँ पर खींच दिया, यहाँ से लाइन मैंने एक यहाँ पे खींच दिया। समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, क्या ये वाला 90 डिग्री नहीं होगा? क्या ये वाला 90 डिग्री नहीं होगा? होगा ना? ठीक, आप समझ गए हैं। ठीक, अब ये 90 डिग्री हो गया है, तो यहाँ पे ये वाला कोण जो हमारा कोण बनेगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ए बी सी, कोण ए बी सी आपका 90 डिग्री है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए इसमें, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है बताइए? कर्ण का स्क्वायर क्या है दोस्तों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और क्या है? बस। अब कर्ण क्या है इसमें? कर्ण तो एसी है, एसी है। अब एसी भुजा का तो कुछ नाम ही नहीं लिखा है हमने। यहां पे देखिए एसी भुजा का तो हमने कुछ नाम ही नहीं दिया है, तो हम इसको एक नया नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं बी। जैसे इन लोगों का ए है वैसे इसका नाम दे दिए बी। तो अब हम कह सकते हैं कि एसी बराबर बी। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं? AC बराबर बी। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के थोड़ा ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, समकोण ABC के यहाँ पे लिख लेंगे कि AC बराबर बी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, AC बराबर बी। तो कर्ण क्या है? AC है, हमने AC का स्क्वायर कर दिया बराबर लंब की क्या है? चलिए लंब लिख दीजिए आप, AB का स्क्वायर कर दिया, अब प्लस BC का स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया? BC का स्क्वायर कर दिया।
अब AC का जो रेखा का नाम है वो B है, तो यहाँ पे B का स्क्वायर हो जाएगा। AB का क्या नाम है भैया, AB का क्या नाम है, A नाम है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इधर, अब यहाँ पर देखिए BC के स्क्वायर का क्या नाम है, तो भैया A स्क्वायर नाम है, तो A स्क्वायर हो गया। अब B स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2A का स्क्वायर हो गया, 2A का स्क्वायर हो गया ना भैया, हाँ 2A का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर B बराबर करणी में 2 हो गया और ये A हो गया। जब यहाँ से स्क्वायर हटता है, ध्यान से सुन लीजिए कि जब हम ये लिख देते हैं कि जब यहाँ से दोनों पक्षों को वर्ग हटाने पर, ये लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर, हम ये लिख सकते हैं वर्ग हटाने पर। तो यहाँ पर जब स्क्वायर हटता है दोस्तों, तो आगे वाले व्यवस्था में करणी जाती है। अब ये स्क्वायर गया। अब जब ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है A गुणते A, इसका मतलब है A गुणते A, तो A के बाहर आ जाएगा। B बराबर में क्या हो जाएगा, A के बाहर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे करणी में 2 तो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन A बाहर आ जाएगा। अब B बराबर 2A आ गया। अब आप और समझिए कि हम जो एक गोला बनाते हैं, एक गोले में उसके केंद्र से उसके परिधि की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिज्या। अब त्रिज्या को छोटे r से दिखाते हैं बिकॉज हिज मीनिंग ऑफ रेडियस। ठीक, और अगर हम एक पूरे व्यास की बात करें तो एक पूरे व्यास को हम लोग 2r कहते हैं, क्योंकि पूरे एक परिधि से लेके यहाँ तक, यानी सबसे बड़ी जीवा, किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास होता है, तो इसे हम 2r कहते हैं। क्यों, एक r यहाँ, एक r यहाँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक r यहाँ से यहाँ तक, एक r यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम 2r कहते हैं। तो अगर हम देखें तो हम एक चीज और देख रहे हैं, एक चीज हम और देखने को मिल रहा है कि B बराबर एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, फिर तीसरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, और चौथी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। तो B बराबर 4r देखने को मिल रहा है। ठीक, एक r यहाँ, एक r यहाँ, एक r यहाँ, एक r यहाँ। ठीक, अब आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं कि r प्लस 2r प्लस r। ठीक, तो r प्लस 2r प्लस r यानी 4r हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि B बराबर करणी में 2a था और ये बराबर होगा किसके, 4r के। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हम कह सकते हैं कि B बराबर, माफ करिएगा, कि करणी में 2a बराबर 4r। बात समझ में आया। तो A बराबर क्या होगा, 4r गुणते करणी में। अब करणी कहती है मैं नीचे नहीं रहूंगी, तुम कहते हैं भैया काहे रहेगी, तुम जाओ ऊपर जा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी कहाँ करणी रहना चाहेगी, वैसे भी करणी का कुछ मैटर जो दिखता है बच्चों, वो कुछ क्या है, लड़कियों वाला है। करणी का क्या मैटर, लड़कियों वाला है। लड़की कहेगी हम तो से नीचे दब के रहा, हम पागल समझा, हम तो से नीचे दब के रह, नहीं, लड़की क्या कहेगी, हम तो से ऊपर रह। आज की लड़कियां बहुत चालू है भाई साहब। गांव की लड़कियों का मैं आपको बता दूं, अगर आप गांव की किसी लड़की को प्रपोज मारिए, आप किसी गांव की लड़की को प्रपोज मारिए और कहिए आई लव यू, वो क्या कहेगी, वो कहेगी दद ही जरा कनाती नहीं, तो यही हमसे बोलत है। हाँ, लेकिन अगर आप यही शहर की लड़कियों को कहिए तो उतारेगी चप्पल और 2 चप्पल मारेगी। आपका जो मुंह है लौकी जैसा, वो तुरंत भाटा जैसा बन जाएगा। ठीक, तो भाटा यानी बैगन जैसा बन जाएगा। ठीक, तो बुरबकई मत करिएगा, क्योंकि लड़कियां बहुत चालाक हो गई हैं। देख लो, करणी कहते हैं कि मैं नीचे नहीं रहूंगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे करणी में 2 का करणी से करणी कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, गुणा होता है, कैंसिल नहीं होता है, मुझे भी पता है, हम लंठ नहीं है। ठीक, अब 4r यानी यहाँ 4 करणी में 2 और r, ये आपका a का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया भैया, a का वैल्यू आ गया, 4 करणी में 2r। ठीक, अब देखिए, अब हम चलते हैं संकुलन क्षमता की ओर। अब हम चलते हैं दोस्तों कहाँ, अपने संकुलन क्षमता की ओर। इतना सब क्यों किया सर, क्योंकि संकुलन जो क्षमता का सूत्र होता है मेरे बच्चों, जो संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं कि जो हमारा संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है, यानी क्लोज एफिशिएंसी का जो सूत्र होता है, वो क्या होता है, वो होता है परमाणु संख्या गुणते एकक कोष्ठिका में अध्याशित गोलों का आयतन। एकक कोष्ठिका में अध्याशित
अध्याशित गोलों का आयतन गुणते 100 और पूरे का बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। यही सूत्र होता है मेरे बच्चों संकुलन क्षमता यानी क्लोज एफिशिएंसी का। अब यहाँ पे परमाणु संख्या कितनी होती है तो याद करिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो बताया है, अगर आप उसे नहीं पढ़े हैं तो कृपया करके बच्चों पढ़ के आइए। पढ़ के आएंगे तभी आगे जा पाएंगे, अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो कहां से आगे जा पाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि पीछे की वीडियो जरूर देखिए जिससे कि आप बेहतर हो सके। तो परमाणु संख्या इसमें कितनी होती है, ऐसे जोड़ा देता हूं मैं आपको कि यहां पे देखिए कोनों कोनों पे कुल मिला के कितना हो जाएगा परमाणु एक, यानी ध्यान से समझिएगा कि कोने कोने पर यानी हर एक कोने की बात करी जा रही है, तो प्रति एक कोने पर कितना परमाणु है, 1/8 है। 1/8 है यानी 8 कोने होंगे। एक कोने पर कितना होगा 1/8, एक कोने पर कितना होगा 1/8, तो 8 कोनों पे कितना होगा 8 गुना, मतलब 8 के हिसाब से होगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर एक परमाणु आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, एक परमाणु आ जाएगा। और ध्यान से देखिए 6 फलकों पर आधा परमाणु है, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 3 परमाणु आ जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1 और 3 कितना 4 परमाणु आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 4 परमाणु आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इसमें कितना एटम है 4 यानी 4 एटम इसके अंदर है। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको करना क्या है, बस परमाणुओं की संख्या को यहां पे अपने सूत्र के अंदर यहां पे लिख दीजिए 4। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां पर आप गुणते करिए और एकक कोष्ठिका में अध्याशित गोलों का आयतन लिखना है। तो अध्याशित गोलों का जो आयतन होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 पाई r पर क्यूब, और इसके बाद मल्टीप्लाई 100 कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। और एकक कोष्ठिका का आयतन, तो एकक कोष्ठिका क्या है, एक घन है। क्या है, एक घन है। और किसी घन का आयतन कैसे निकाला जाता है, उसकी एक भुजा का क्यूब कर दिया जाता है, उसकी एक भुजा का क्यूब यानी a का क्यूब। अब आप a का वैल्यू क्या निकाले हैं, आप a का वैल्यू तो निकाल लिए हैं भाई साहब 4 और करणी में 2 और इसको 2। ध्यान से तो देखिए, ठीक। तो अगर हम यहां पे इसको देखो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं कि 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, तो यहां पे जो a का वैल्यू है वो 2 करणी में 2 r भी हम लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक, हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सवाल गलती नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम यहाँ पे a का जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे a पे क्यूब था, माफ करिएगा a पे क्यूब था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 करणी में 2 और r पर क्यूब कर दिया मैंने। अब देखिए, अब r मतलब ये टोटल पर क्यूब है। ठीक, अभी टोटल पर क्यूब लग गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब 4 चौके 16, 16/3 और पाई का मान होता है 22/7, r का क्यूब रहेगा बिल्कुल सही बट्टा 100 और गुणते 100 और नीचे हो जाएगा कितना 2 का 3 बार करिए तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा इंटू 2 का अगर क्यूब करनी में 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 2 करनी में 2। ठीक, दो अगर ये करेंगे तो कितना आएगा 2 करनी में 2 आएगा। और ये हो गया r पर क्यूब, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 16 गुणते और 16/3 गुणते 22/7 गुणते r पर क्यूब और ये 100 और नीचे आ गया 8 दूनी 16 करनी में 2 और ये हो गया r पर क्यूब। r पे क्यूब से r पे क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे और करनी में 2 का जो वैल्यू निकाला जाता है करनी के बाहर 1.414 निकाला जाता है, इसको यहाँ पे लाकर जब हम इसको गुणा करेंगे और इससे जब इनको गुणा करके भाग करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 74% आएगा। कितना आएगा 74%। ठीक दोस्तों, तो संकुलन क्षमता 74% निकल के आ रही है। तो देखिए, अगर आपके दिमाग में है कि संकुलन क्षमता क्या होती है तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि किसी भी ठोस के अंदर अवयवी जो कण होते हैं वो निविड़ संकुलित होते हैं यानी सटे हुए होते हैं। अब उस सटे हुए होने की वजह से जितना क्षेत्र सटा हुआ होता है उस कण के अंदर, कोई भी कण, जैसे मैं आपको समझाना चाहूं तो ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे
जैसे मान लीजिए मेरे पास ये चार देखिए मेरे पास ये 4 जो है डिब्बे हैं। अब इन 4 डिब्बों को मैंने ऐसे ऐसे रखा है, ठीक, तो भी आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कुछ जगह खाली है। तो ये जो पूरे डब्बे हैं, ये जितने क्षेत्र में ये डिब्बे हैं उसे हम संकुलन क्षमता कहेंगे, और ये जो जगह खाली है बीच में इसे हम रिक्तिका कहेंगे। तो किसी भी जो है आद्य फलक केंद्रित एकक कोशिका के अंदर जितने मेरे बच्चों संकुलन क्षमता के परसेंटेज होते हैं, यानी उसके अंदर अवयवी कण जितने जगह पर होते हैं 100% में से उसका 74% मात्रा होता है, बाकी 26% मात्रा किसका होता है? रिक्ति का होता है। किसका होता है मेरे बच्चों? रिक्ति का होता है, भूलिएगा मत मेरे बच्चे, रिक्ति का होता है। ठीक, एकदम क्लियर है, एकदम फटाका क्लियर है। ठीक, ये आपका एससीपी और सीसीपी एकदम फाड़ू, एकदम मस्त तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए अब हम देखते हैं क्या अब हमारा जो अगला, तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन क्षमता, तो मैंने अभी आपको समझाया कि संकुलन क्षमता क्या होता है। तो संकुलन क्षमता क्या होता है? जितने ठोस में जितने अवयवी कण होते हैं, जितनी मात्रा में, जितने परसेंटेज में वो होते हैं, यानी अगर किसी जगह पर, मैं मान लेता हूं किसी जगह पर बहुत से जगह है, ठीक, और वहां पर जितने जगह में आदमी खड़े हैं उस जगह के परसेंटेज को संकुलन क्षमता कहेंगे, और बाकी जगह जो खाली है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रिक्तिका कहेंगे। बात समझ में आई? अब आगे समझिएगा, अब आगे मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि अगर अब हम देख रहे हैं किसके अंदर? अंतः केंद्रित के अंदर। किसके अंदर? अंतः केंद्रित एकक कोशिका के अंदर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? हम उसके अंदर जो है संकुलन क्षमता देख रहे हैं। सबसे पहले एक अंतः केंद्रित एकक कोशिका बना ली जाए, बेहतर होगा। चलिए, तो एक अंतः केंद्रित एकक कोशिका बनाई जा रही है। ठीक बच्चों, 1 मिनट। तो यहां पर एक अंतः केंद्रित एकक कोशिका बन गई है। ठीक, अब इसके नामकरण का भी तैयारी कर लिया जाए। भैया नामकरण तो जरूरी है, तो हम इसके एक को नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, इसको देते हैं डी, इसको देंगे ई, यहाँ पे होगा एफ, और यहाँ पे होगा जी, और यहाँ पे होगा एच। बात समझ में आ रहा है? एकदम फटाका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतः केंद्रित एकक कोशिका कौन होती है? जिसके कोनों कोनों पे अवयवी कण होते हैं और एक कण एकदम बीच में होता है। पिछली वीडियोस में बताए हैं, जाके देख लो अगर दिक्कत आ रही है तो ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। अब क्या करना है? अब हमें यहां पर अपना जो है एक त्रिभुज निकालना है जिसका नाम होगा क्या नाम होगा दोस्तों? जिसका नाम हो जाएगा आपका EFD। क्या नाम हो जाएगा? EFD। यानी यहां पर हमें, यहां पर ध्यान से देखिए, हमें यहां पर एक रेखा को खींचना होगा। और यहां पे आप सभी को पता है कि ये A है, 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 और ये भी A है, तो ये भी A होगा, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। लेकिन एक नई लाइन जो खींची है मैंने, उसका हम लोग नाम दे देते हैं क्या दोस्तों? B। तो यहां पे हम लिख देंगे कि त्रिभुज FED में, EFD में क्या होगा? FD बराबर B। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अब पाइथागोरस प्रमेय काहे लग रहा है? अभी बताया कि यहां पर क्या होगा दोस्तों? यहां पर जितने अवयवी मतलब जितने भी हमारे त्रिभुज बनेंगे, ये वाला जो है 90 अंश है। तो हम यहां पे लिख भी सकते हैं कि कोण E जो है 90 अंश है। ठीक, अब यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। तो कर्ण क्या है हमारा? FD स्क्वायर। ठीक दोस्तों, लंब क्या हो जाएगा? FE स्क्वायर। ठीक, अब लंब FE हो गया। अब क्या मान लेते हैं? अब ED स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं? आधार मान लेते हैं। तो FD का मान हमने B माना है, तो यहाँ पे B का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, FE क्या है दोस्तों? FE को A है, तो FE को A स्क्वायर लिखा, और ED क्या है दोस्तों? A है, तो A का स्क्वायर हुआ। तो B स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर। ठीक, तो 2A का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, अब आपको करना क्या है? अब आपको यहां से
यहां से ए पर एक लाइन यानी एक त्रिभुज, नए त्रिभुज का निर्माण करना है जो कि यहां से आएगा। कहां से आएगा दोस्तों? यहां से आएगा। ठीक, अब इसको निर्माण करने के बाद अब इसका हम निर्माण कर लेते हैं। अब निर्माण कर लिया है तो बी, अब ध्यान से देखिएगा, अब एक नई भुजा, एक हम नई भुजा की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों सी। किसकी ओर जा रहे हैं? सी की ओर। ये बी था, मैंने एक नई लाइन बनाई थी तो मैंने इसको बी कहा। एक और नई लाइन बनाया तो इसको मैं क्या कहूंगा? सी कहूंगा। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं कि एफ बराबर हमने सी माना है। तो हमने क्या लिखा है कि एफ बराबर हमने सी माना है। अब हम एक नए त्रिभुज की ओर चल रहे हैं, ए एफ डी। किसकी ओर? ए एफ डी। ठीक, तो हम यहां पे लिखेंगे कर्ण अब क्या हो गया है हमारा? देखिए कर्ण हमारा हो गया है ए एफ का स्क्वायर बराबर किसका भैया? ए एफ का स्क्वायर, और किसका होगा? एफ डी का स्क्वायर, और किसका होगा भैया? एफ डी का स्क्वायर प्लस किसका होगा? ए डी का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, अब ए एफ का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर कहिए चाहे एफ का स्क्वायर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां पर देखिए, अब अगर आप यहां पे देखिए तो एफ डी का स्क्वायर कितना आया था? 2a का स्क्वायर। अब आप कहेंगे वो बी स्क्वायर का आया तो बी स्क्वायर यानी एफ डी का स्क्वायर। ठीक, तो यानी एफ डी का स्क्वायर हमने कितना यहां पे लिख दिया? 2a का स्क्वायर, और प्लस ए डी का स्क्वायर कितना है? ए डी का मान a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, तो ए एफ का वैल्यू कितना आ गया? ए एफ का स्क्वायर कितना हो गया? 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एफ बराबर कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पे हो जाएगा करणी में 3a। तो ए एफ यानी सी का वैल्यू कितना आ गया है? सी का वैल्यू, इसको हम सी भी कह सकते हैं, सी का वैल्यू करणी में 3a आ गया है। अब यहां पर अब मजे वाली बात और देखने वाली बात अब शुरू होगी मेरे दोस्त। अब मजे वाली बात शुरू हो रही है। क्या बातें? देखिए, हम जानते हैं कि इनके कोनों कोनों पर, हमें पता है कि इनके कोनों कोनों पर तो अवयवी कण होते ही होते हैं। ठीक, इनके अवयवी कण कोने कोने पर होते हैं। ठीक, मैं बना देता हूं, इनके अवयवी कण कोनों कोनों पर हैं। यहां पर भी है, एक इस कोने पर भी है और इस कोने पर भी है, और एक अवयवी कण इसके बच्चों बीच में होता है। क्या होता है? इसके एकदम बीच में होता है, यानी यहां पर इसके अंदर होता है बच्चों, इसके अंदर एक अवयवी कण होता है। पिछली वीडियोस जाके देखिए, वहां पे मैंने समझाया है। तो इसमें कितना यार हो जाएगा? खुद से सोचिए, इसमें कितना यार हो जाएगा? इसमें आप देखिए कि एक आर तो यहां से यहां तक है, एक आर यहां से यहां तक है, एक आर यहां से यहां तक है, एक आर यहां से यहां तक है, और एक आर यहां से। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि C बराबर 4r, यानी r प्लस 2r प्लस r। ठीक, तो ये 4r हो गया। अब हम यहां पे लिखेंगे C बराबर करणी में 3a यानी 4r। तो यहां पर हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे? तो हम कह सकते हैं कि, हम क्या लिखेंगे बच्चों? कि हम कह सकते हैं कि जो ये होगा, ध्यान से देखिएगा, कि जो करणी में 3a है वो बराबर होगा 4r के। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि a बराबर क्या होगा? a बराबर हो जाएगा 4r करणी में 3। हम a का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब हम इसके अंदर संकुलन क्षमता के लिए सूत्र लगाते हैं। तो जो क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी का जो सूत्र है वो है Z गुणते, यानी परमाणु की संख्या 4/3 पाई r पर क्यूब, यानी एकक कोष्टिका में अध्याशित गोलों का आयतन। अब गुणते 100, यहां पे क्या हो जाएगा? गुणते 100, और बटा यानी एकक कोष्टिका का आयतन यानी a का क्यूब। अब यहां पर Z यानी परमाणु की संख्या कितनी है? तो कोने कोने पर ध्यान रखिएगा, 8 कोने पर 1/8वां भाग है, तो यानी 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 आया, और 1 केवल इसके अंदर है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसके अंदर जो परमाणु संख्या है वो कितनी है बच्चों? 2 है। तो हम यहां पे लिख देंगे परमाणु संख्या को 2, उसके बाद 4/3, फिर उसके बाद 22/7, फिर उसके बाद r पर क्यूब, फिर गुणते 100। ठीक, अब यहां पर देखिए a का क्यूब हम निकालेंगे, तो यानी 4r और करणी में 3 का जो है क्यूब। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब हमारा वैल्यू क्या आएगा? 68%। कितना आएगा दोस्तों? हमारा वैल्यू आएगा 68%। बात समझ में आ रही होगी बेहतर ढंग से? आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब हम चलते हैं और देखते हैं हमारा सरल घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता। तो सरल एकक घनीय को एकक कोष्टिका हम बना लेते हैं।
तो एक एकक कोष्ठिका बन गई। तो ये किस प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है? ये कोष्ठिका होती है दोस्तों आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। किस प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है? ये होती है आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। और आद्य एकक घनीय कोष्ठिका में क्या होता है दोस्तों? केवल कोनों कोनों पर ही अवयवीकरण उपस्थित होते हैं। केवल कोनों कोनों पर ही अवयवीकरण उपस्थित होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अब हम इनका नामकरण कर देते हैं और इनके नामकरण में हम लिख देते हैं A B C D E F G H। ठीक दोस्तों, और इनके सभी जो कोण हुए वो कितने मतलब इनके जितने आपके साइड है सबका नाम ए है, सबका नाम ए है, सबका नाम ए है, सबका नाम ए है। ठीक, ए है, ठीक, ये भी ए है, ये भी ठीक, और ये वाला भी ए। अब हम एक चीज देखें, चाहे हम यहां से ले लें चाहे यहां से ले लें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें साफ साफ एक चीज दिखेगा दोस्तों, यहां पे कुछ नहीं करना है, एकदम आसान। यहां पर हमें ए बराबर क्या दिख रहा है? यहां से एक आर यहां तक, ठीक, एक आर यहां तक और दूसरा यहां तक, तो ये क्या हो गया? 2r। तो ए बराबर क्या हो गया? 2r। और इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हर कोने पर 8 कोने हैं और 1/8वां भाग परमाणु का होता है, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, यानी एक परमाणु सरल घनीय एकक कोष्ठिका में होता है। अब संकुलन क्षमता यानी क्लोज पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हो तो Z इंटू 4/3 पाई r पर क्यूब मल्टीप्लाई 100 A का क्यूब। समझ में आया? अब आप इसको कर दीजिएगा। उसके बाद आपको Z का वैल्यू 1 रखना है क्योंकि परमाणु संख्या 1 है, तो 1 लिख दीजिए, फिर 4/3 करिए, फिर यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, r का क्यूब हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और a का जो क्यूब है वो क्या हो जाएगा? 2r का क्यूब। अब आप जब इसको निकालेंगे तो यहाँ पे 4/3 बचा, 22/7 बचा, और यहाँ पे r का क्यूब है और 100 है। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 8, ये 8r हो गया, 8 क्यूब, अब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो 52.38 यानी करीबन 52.4% के करीब संकुलन क्षमता निकल के आएगी। दोस्तों बातें समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, हमें संकुलन क्षमता निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी Z पता होना चाहिए और A का क्यूब पता होना चाहिए, और A को निकालने के लिए ही हमने ये वाली व्यवस्थाएं करी हैं। ठीक, A को पहले निकाला जाता है, उसके बाद सवालों को लगाया जाता है। अगर A दिया हुआ हो तो सवालें आसानी से लग सकती हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आनंद दुबे सर फिर से आएंगे वापस। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।